सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आर्थिक फैसलों और दशा दिशा में भारत के पिछले 8 साल कैसे भटकाव वाले थे, इसका प्रमाण विशाल प्रोजेक्टों पर पर्यावरण मंजूरी का अटके रहना है। कोई माने या नहीं माने, डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को फेल करने में नंबर 1 योगदान पहले जयराम रमेश और फिर जयंती नटराजन का रहा है। इन दोनों ने अरबों रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्तावों को पर्यावरण की हरी झंडी नहीं मिलने दी, न उन्हें खारिज किया और न मंजूर किया, अटकाए रखा। जयराम रमेश ने निज इमेज और अपने आप को झोला छाप एनजीओ बिरादरी का नेता बनाए रखने के लिए सत्यानाश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी मंत्रालय से छुट्टी कराई तो जयंती नटराजन से फुर्ती की उम्मीद थी, मगर वे अपने कारणों से फाइलों पर बैठी रही। 100 दिसंबर में उनकी छुट्टी हुई। वीरप्पा मोइली को पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला। उन्होंने पिछले 15 दिनों में एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट मंजूर किए। क्या ऐसा 5 साल या 7 साल पहले नहीं हो सकता था? इससे जाहिर होता है कि मनमोहन सरकार की निर्णय प्रक्रिया लकवे से ग्रस्त थी। मोइली ने महीने भर में पॉस्को के अलावा तवांग 2 और तीस्ता 4 बिजली प्रोजेक्ट सहित 15 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। क्या यह सब पहले नहीं हो सकता था? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। अमेठी में इस बार कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के लिए इलेक्शन बहुत आसान नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा कुमार विश्वास ने उनके लिए जबरदस्त चैलेंज खड़ा कर दिया है। इलेक्शन में हार जीत अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन ये कुमार विश्वास के अमेठी जाने का असर है कि गांधी खानदान की इस रवायती सीट पर राहुल की मुखालफत होने लगी है। बुध को वो प्रियंका गांधी के साथ अमेठी पहुंचे तो उनकी मुखालफत हुई। आपको हिमायत देने वाले भारतीय किसान यूनियन ने उनको सियाह परचम दिखाए और खवातीन के एक ग्रुप ने भी उनको रोककर अपनी मुखालफत जाहिर की। अपने इंतखाबी हलके के एक गांव जायस में एक जगह आपका दफ्तर देखकर राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई और आपकी टोपी लगाए नौजवानों से कहा कि वो आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल की गाड़ी आगे बढ़ते ही वो उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन कुमार अकेले चैलेंज नहीं है। अगर बीजेपी ने सुल्तानपुर के मेंबर पार्लियामेंट राजा संजय सिंह को अमेठी से मैदान में उतार दिया तो बहुत घमासान सहरुखी मुकाबला बनेगा, जिसमें जीतने के लिए राहुल और प्रियंका दोनों को बहुत मेहनत करनी होगी। कांग्रेस के कुछ लीडर चाहते हैं कि राहुल 2 जगह से इलेक्शन लड़ें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अमेठी की लड़ाई मजीद कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी 7 फरवरी को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए कौन कौन से नए उम्मीदवार उतारेगी और किन मेंबरान पार्लियामेंट को फिर से राज्यसभा में भेजा जाएगा, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले तय माना जा रहा था कि दिल्ली के रियासती बीजेपी सदर विजय गोयल इस बार राज्यसभा में जाएंगे, लेकिन पार्टी के कुछ लीडर ने विजय कुमार मल्होत्रा को ज्यादा बेहतर बताकर गोयल के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। बीजेपी जराये के मुताबिक नए
नए चेहरों में विजय गोयल या फिर विजय मल्होत्रा का नाम होगा। इनके अलावा पार्टी की तर्जुमान निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े राकेश सिन्हा का नाम भी हो सकता है। महाराष्ट्र से पार्टी आरपीआई के रहनुमा रामदास अठावले को एक सीट देने वाली है। बिहार में बीजेपी की 2 सीटों में से एक पर सीपी ठाकुर का लौटना तय बताया जा रहा है। दूसरी सीट पर नया उम्मीदवार होगा। राजस्थान की तमाम 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। एक सीट से ओम प्रकाश माथुर को फिर राज्यसभा में भेजने पर गौर किया जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सीट ज्ञान प्रकाश पिलानिया की है, जिनके तीसरी मर्तबा राज्यसभा में जाने पर शक व शुबा है। तीसरी सीट के लिए कोई नया चेहरा होगा। मध्य प्रदेश में साबिक रियासती सदर प्रभात झा का लौटना तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए पार्टी कोई नया चेहरा दे सकती है। अरविंद केजरीवाल अपने हर धरने या अनशन को मुल्क की आजादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं। इस लिहाज से 20 और 21 जनवरी को उन्होंने मुल्क की दूसरी आजादी की लड़ाई 6ठी बार लड़ी और गुज़िश्ता 5 बार की तरह बिना आजादी हासिल किए मामूली समझौतों पर वो अनशन खत्म करके घर लौट गए। केजरीवाल ने अन्ना हजारे की क़यादत में पहली बार जंतर मंतर पर धरना दिया था। जन लोकपाल चाहिए या फिर वजीर आजम गद्दी छोड़े के मुतालबे से शुरू हुआ अनशन लोकपाल पर गौर खौस के लिए बनी एक मुश्तरका कमेटी के साथ खत्म हो गया। दूसरा अनशन रामलीला मैदान में हुआ, जो लोकपाल बनाने की पार्लियामेंट के जज्बात के साथ ही खत्म हुआ। तीसरा मुंबई के आजाद मैदान में हुआ, जिसमें लोग ही नहीं आए तो अनशन खत्म करना पड़ा। इन तीनों में अनशन अन्ना हजारे ने किया था। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चौथा अनशन हुआ, जिसमें केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और गोपाल राय भी शरीक हुए। इसमें भी कहा गया कि जब तक लोकपाल नहीं मिलेगा अनशन खत्म नहीं करेंगे। जब हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगी तो पार्टी बनाने के ऐलान के साथ अनशन खत्म हो गया। फिर वो बिजली की कीमतें घटाने के लिए सुंदर नगरी में अनशन पर बैठे और 16 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो ये कहते हुए अनशन खत्म कर दिया कि इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद कीमतें कम करेंगे। 6ठी बार 4 अफसरान को मुअत्तल कराने के लिए अनशन पर बैठे तो 2 लोगों को छुट्टी पर भिजवाकर अनशन खत्म किया। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मणिशंकर अय्यर के तबसरे को बड़ा सियासी इशू बनाया है। गोरखपुर में पार्टी की एक बड़ी रैली को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई रहनुमा ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि एक चाय वाला उनको चैलेंज कर रहा है। गौरतलब है कि अय्यर ने कांग्रेस के कन्वेंशन में बचपन में मोदी के गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मोदी 21वीं सदी में मुल्क के वजीर आजम नहीं बन सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो कांग्रेस कन्वेंशन में उनको चाय बेचने का बंदोबस्त किया जा सकता है। अय्यर के इस बयान पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा नजरियाती तौर पर भी बीजेपी को चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अपने घमंड में वो हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेसी रहनुमा सिर्फ चाय वाले का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि 12 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, ये भी गरीबी का मजाक उड़ाना है। बीजेपी वजारत उस्मा के दावेदार ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इलेक्शन के वक्त गरीबों की बात करती है, लेकिन इतने सालों तक वो इक़्तिदार में रही, फिर भी गरीबों का भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन अब तक के सभी इंतखाबात से अलग होगा और इस इलेक्शन में कांग्रेस से आजाद हिंदुस्तान का उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के लोग इलेक्शन के बारे में पहले ही फैसला कर चुके हैं। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और सपा सरबराह मुलायम सिंह यादव के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बना सकते हैं। मोदी ने मुलायम सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि नेताजी उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने का मतलब है कि साल के 365 दिन 24 घंटे तक बिजली देनी पड़ती है। गौरतलब है कि मुलायम सिंह ने गुजरात फसादात के हवाले से कहा था कि वो उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनाना चाहते, लेकिन इस बयान का अपने ही अंदाज में तज्जिया करते हुए मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश गुजरात बन जाए तो वहां के लोग यहां नौकरी के लिए आएंगे, अभी जैसे हो रहा है वैसा नहीं होगा। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सपा और कांग्रेस जैसी
पार्टियां फिरका परस्ताना बुनियाद पर सेंट्रलाइजेशन के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती रही हैं, लेकिन अब जात बिरादरी की सियासत का वक्त खत्म हो गया है। अब तरक्की की सियासत होगी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अमेठी में उनको चैलेंज करने वाले आम आदमी पार्टी के रहनुमा कुमार विश्वास पर तनकीद की है। कुमार विश्वास के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए राहुल ने कहा है कि वो काम करने में भरोसा रखते हैं, अपने काम का ढोल नहीं पीटते हैं। अमेठी के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि उनके वालिद ने उनको समझाया था कि अपनी कामयाबियों का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। राहुल ने ये भी कहा कि अमेठी के साथ उनका दिली रिश्ता है। वैसे तो बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, जाहिर तौर पर उनका निशाना कुमार विश्वास पर था, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों अमेठी में रैली मुनाकिद करके राहुल को चैलेंज किया। उन्होंने राहुल पर यह भी इल्जाम आयद किया कि वो सियासी पिकनिक के लिए अमेठी आते हैं। विश्वास ने कहा था कि गांधी खानदान के लोग इतने वक्त तक यहां से मेंबर पार्लियामेंट चुनते रहे, लेकिन इलाके की तरक्की नहीं हुई। इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत के जरिए हाईवे की तरक्की करवाई और 12 लाख खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए रोजगार फराहम कराया है। कांग्रेस के नायब सदर ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सड़क बनाने और बिजली पहुंचाने के काम में रुकावट डाल रही है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर मेंबरान पार्लियामेंट ने उनको अपना रहनुमा मुंतखब किया तो वो वजीर आजम बनने के बारे में भी गौर कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस ने उनको वजीर आजम के ओहदे का दावेदार बनाने से मना किया था। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक सद्भावना मुलाकात थी, लेकिन बताया जा रहा है कि एलजी से मुलाकात में केजरीवाल ने अपने वजीर कानून सोमनाथ भारती पर अफ्रीकी खवातीन के जरिए से लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के बारे में बातचीत की है। कई अफ्रीकी खवातीन ने भारती पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते अपने हामियों के साथ उनके ऊपर हमला किया था और उनको लेकर नस्ली जुमले कसे थे। युगांडा की एक खातून ने आज भी अदालत के सामने बयान दर्ज कराया और भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। दिल्ली में अपोजिशन जमात बीजेपी ने भारती को फौरी तौर पर बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना रियासत बनाए जाने के मसौदे पर गौर करने के लिए सदर जमहूरिया ने आंध्र प्रदेश असेंबली को 1 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया है। पहले सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रियासत असर-ए-नौ तश्कील बिल के मसौदे पर 23 जनवरी तक गौर करके अपनी राय सदर जमहूरिया को रवाना की जानी थी, लेकिन असेंबली में तमाम मेंबरान असेंबली हिमायत या मुखालफत में तफसील से अपनी राय रख रहे हैं। इसकी वजह से असेंबली को 1 हफ्ते का मजीद वक्त दिया गया है। अब तक हुई बहस से ये वाज़ेह हुआ है कि रियासती असेंबली इस तजवीज की मुखालफत में राय भेजेगी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इस बिल को 5 फरवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट इजलास में पेश करने का फैसला किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होंगी। अस्पताल फोन लगा, डॉक्टर साहब को खबर तो कर दे। ये लो। अरे मोबाइल कहाँ है? मोबाइल यहाँ। चल छोड़, पक्की सड़क पकड़ ले। अरे अरे संभल के। अरे पक्की सड़क कहाँ गई? कौन सी पक्की सड़क बापू? हाँ? चल मुन्ना, स्कूल आ गया। पक्का स्कूल कहाँ गया? अरे अरे रुक, ये स्कूल थोड़ी ना है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं बाबूजी, अस्पताल में दिखा लेते हैं। अरे अब्दुल, ये बोरिया बिस्तरा लेकर तुम सब कहाँ चल दिए? शहर ताऊ, और कहाँ? पेट भी तो पालना है। अरे वो तालाब खींचने का काम तो तुम्हें मिला है ना मनरेगा से। मनरेगा? हाँ। वो क्या है? हाँ, चल बेटा, आगे अस्पताल पे रोक ले। रुक 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 रुक। अरे लल्लन भैया, यहाँ अस्पताल था, वो कहाँ गया? आ गए हो क्या चाचा? अस्पताल जाना है तो शहर में जाओ। बाबूजी, बाबूजी चलना नहीं क्या अस्पताल? हाँ हाँ हाँ, अस्पताल, पक्की सड़कें, पक्के स्कूल, मनरेगा और कितना कुछ। इन 10 साल में जिंदगी कितनी बदल गई है और ये सब जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से सब कुछ ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सिर्फ
एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने लोकसभा इलेक्शन से पहले तीसरे मोर्चे की सियासत शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 6 महीने में ये दूसरा मौका है जब उन्होंने बाया महाज जमातों के साथ राब्ता कायम किया है। पिछले साल रियासत की कुछ सीटों पर राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, जिसमें जयललिता ने मदद करके सीपीआई के डी राजा को दूसरी बार राज्यसभा में भिजवाया था। अब 7 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में वो सीपीएम के टी के रंगराजन को दूसरी मिकात दिलाने में मदद करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। जयललिता पहले बीजेपी के तई सद्भाव दिखा रही थी। माना जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी की मदद करेंगे और उनके एनडीए में शामिल होने पर गौर खौज भी किया जाने लगा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको तीसरे मोर्चे से वजीर आजम बनने के ज्यादा इम्कानात दिख रहे हैं। उनके करीबी जराये का कहना है कि नतीजे 1996 की तरह आएंगे और इस बार की देवेगौड़ा जयललिता हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी का हौसला गिरने लगा है। जिस दिन दिल्ली हुकूमत के वजीर कानून सोमनाथ भारती ने आधी रात के बाद अपने हामियों के साथ गैर मुल्की खवातीन को घेरा, उनकी जांच कराई और उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से झगड़ा किया, उस दिन से पार्टी को चंदा मिलना भी कम हो गया है और पार्टी की रुकनियत लेने वाले लोगों की तादाद में भी गिरावट आई है। एक आदादोशुमार के मुताबिक 16 जनवरी तक हर दिन ऑनलाइन 1 लाख अरकान बन रहे थे, जो गिरकर 30,000 पर आ गए हैं। मेंबर साजी मुहिम शुरू करने के बाद पिछले 12 दिन में 50 लाख अरकान बनने का दावा किया गया है, जबकि 26 जनवरी तक 1 करोड़ रुकन बनाना था। पार्टी जराये का कहना है कि अगले 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा अरकान नहीं बन पाएंगे। इसी तरह 17 जनवरी के बाद से चंदा भी कम हो गया है। 12 दिसंबर के बाद से औसतन 15 लाख रुपए रोज मिल रहे थे, जो घटकर 3 लाख पर आ गया है। नजरिए का फर्क कुछ भी करा सकता है। जयराम रमेश और जयंती नटराजन ने अपनी दुकान की चिंता की, देश की नहीं। देश के विकास, रोजगार को बढ़वाने वाले विशाल प्रोजेक्ट अटकाए रखे, लेकिन वीरप्पा मोइली ने मंजूरी दी। यह फर्क राजकाज और सरकार की दशा पर टिप्पणी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
अब एक एक करके मरकजी हुकूमत के पॉलिसी से मुतालिक लकवे वाले फैसले का सच सामने आ रहा है। हिंदुस्तान के सनतकारों ने कई बार खुलेआम इस जुमले का इस्तेमाल किया। मुल्क के कई मुअज़्ज़ज़ सनतकारों ने खत लिखकर वजीर आजम से कहा कि वो फैसले को करवाएं, लेकिन यूपीए 2 की हुकूमत में फाइलें आगे नहीं बढ़ी। तमाम फैसले अटके रहे और लाखों करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्ट अटके रहे। जयंती नटराजन के माहौलियात व जंगलात के वजारत से हटने और इंचार्ज वजीर वीरप्पा मोइली के 2 हफ्ते में दर्जनों फाइलों के निपटारे और 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिए जाने के बाद हुकूमत के पॉलिसी से मुतालिक फैसलों के लकवे का सच खुलने लगा है। नटराजन की वजारत से जाने के बाद ये राज खुला कि उन्होंने करीब 70 फाइलें मंजूरी देने के बाद भी रोक कर रखी थी। कुछ फाइलें तो उनके घर पर पड़ी हुई थी। इसके अलावा सैकड़ों प्रोजेक्टों की फाइलें बिना मंजूरी के उनके यहाँ पड़ी हुई थी। कहा जा रहा है कि कुछ फाइलें तो 4-5 साल पुरानी थी। वीरप्पा मोइली ने वजारत की जिम्मेदारी संभालते ही धड़ाधड़ फैसले किए, लेकिन अब हुकूमत के पास वक्त नहीं बचा है। फिर भी मोइली ने जिस अंदाज में काम किया है उससे वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत ये काम पहले कर सकती थी। अगर पहले फैसले होते, जंगलात या माहौलियात की मंजूरी के नाम पर प्रोजेक्ट नहीं रोके जाते थे तो हिंदुस्तान की मईशत उस सिमत में नहीं पहुँचती जिसमें पहुँची हुई है। मोइली ने जो कुछ किया है वो पहले हो सकता था और दूसरे तमाम वजारतों में भी हो सकता था। यूपीए 2 की हुकूमत में ये मसला सिर्फ जंगलात व माहौलियात की वजारत या सिर्फ जयंती नटराजन के साथ नहीं था। उनसे पहले जयराम रमेश इस वजारत में थे तो उन्होंने गो और नो गो जोन का उसूल वज़ा किया था। इस उसूल के तहत उन्होंने जंगल के काफी बड़े हिस्से को नो गो जोन में तब्दील कर दिया था, जहां कितनी भी कीमती काने हो उससे खुदाई नहीं हो सकती थी। वजीर कोयला श्री प्रकाश जायसवाल ने इसकी काफी मुखालफत की, लेकिन रमेश अपनी बात पर बजिद रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क भर के बिजली घरों में कोयले की कमी होने लगी। रमेश जब वजारत देही तरक्यात में गए तो वहाँ कई सालों तक आराजी तहवील का बिल लटका रहा। उन्होंने राहुल गांधी के ख्वाब का बिल बनाने के नाम पर उसमें कई ऐसी तजावीज करती जिनकी जहार जानिब से मुखालफत हुई। पार्लिमानी कमेटी से लेकर अपोजिशन के लीडरान से बातचीत की बुनियाद पर रजामंदी बनाकर बिल को पास कराया जाता। तब तक हुकूमत अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई। आराजी तहवील की वजह से कितने प्रोजेक्ट अटके हुए हैं ये बताने की बात नहीं है। असल में यूपीए 2 में कई चीजें लगातार गड़बड़ रही हैं। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि जितने बुनियादी ढांचों के वजारतें हैं उनमें कई बार वजीर तब्दील किए गए। रेलवे जैसी वजारत में 5 साल 5 वज़रात तब्दील किए गए। यूपीए 1 में जो रेलवे मुनाफा देने वाला इदारा था, यूपीए 2 में उसका भट्टा बैठ गया। पेट्रोलियम से लेकर तवानाई और बुनियादी ढांचे वाली वजारत में कई बार वज़रा तब्दील किए गए। वजीर आजम ने इन वजारतों के वज़रा के साथ बैठकर ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्टों को निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पर्यावरण के नाम पर राजनीति की चर्चा करेंगे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, हाँ? यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला।
बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुझे जाना ही है। ओके। अंकल, गांव को क्यों गंदा करते हो? कूड़ादान में डालो ना। चौक गए साहब, ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ओडिशा में पॉस्को का इस्पात कारखाना मंजूर हुआ है। इसके बंदरगाह को पर्यावरण संबंधी मंजूरी नहीं मिली है, सिर्फ कारखाने को हरी झंडी मिली है। लेकिन प्रोजेक्ट विरोधी हल्ला करने लगे हैं कि वे आंदोलन करेंगे। मतलब एनजीओ और राजनीतिक जमात की अड़ंगेबाजी एक जैसी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, पिछले 15-20 दिनों में वीरप्पा मोइली ने उन तमाम प्रोजेक्ट को जिस तरह की मंजूरी दी है जो 7-8 साल से अटके हुए थे, उनको इस तरह एकदम मंजूरी मिलना और पहले 7-8 साल तक नहीं मिलना, इससे कुल मिला के मनमोहन सरकार के गवर्नेंस राजकाज को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये पता चलता है कि पर्यावरण जैसे अति संवेदनशील मसले पर इस सरकार का रवैया किस तरह से एडहॉक है। इसको लेकर के इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय का अगर पिछले 10 साल में इस सरकार के कामकाज को देखें तो पहले ए राजा भी मंत्री रहे, जिनके समय में ये आरोप है कि जिस तरह से लाइसेंसेस बांटे गए, पर्यावरण मंजूरियां दी गई, पर्यावरण कमेटियों में अपने लोगों को भरा गया और एक तरह से पूरी मिनिस्ट्री को भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बना दिया गया था। उसके बाद जयराम रमेश आए। जयराम रमेश के समय में जो पहलकदमियां शुरू की गई उनको बीच में ही हटा करके उनकी जगह जयंती नटराजन को लाया गया ताकि एक इन कार्रवाई मतलब खास करके पर्यावरण मंजूरी जल्दी से जल्दी दी जा सके। उसमें आकर के जयंती नटराजन ने भी एक तरह से वो फाइलों पर बैठ गई एक तरह से। तो उसके बाद अब जिस तरह से वीरप्पा मोइली को सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी 4-5 महीनों में लाया है और उसके 20 दिन में उन्होंने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, तो उससे यह पता चलता है कि कितनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। एक समय बहुत धीमी गति और फिर बहुत तेजी से चल रही है। तो इन दोनों के बीच में कोई संतुलन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो नहीं दिखाई पा रही। लेकिन ये नहीं लगता है कि जयराम रमेश ने, क्योंकि बहुत लंबे कार्यकाल तक इस मंत्रालय को संभाला और उन्होंने एक भी प्रोजेक्ट में न उनको नामंजूर भी नहीं किया। अगर मान लीजिए उसमें थी गड़बड़ी तो ये नामंजूर होना चाहिए था, लेकिन लटकाए रखा और अपनी इमेज पर्यावरण और एनजीओ छाप, झोला छाप के अंदर जो इमेज बनाने की जो राजनीति की उन्होंने, क्या वो ये नहीं लगता है कि दो एक्सट्रीम के बीच में ये पूरी पर्यावरण का मसला उलझ मैं समझता हूं कि जयराम रमेश के समय कुछ सही पहलकदमियां शुरू की गई। जैसे अभी जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट का 9 जनवरी को एक आदेश आया है कि उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट रेगुलेटर बनाइए। और ये 2010 में जयराम रमेश के समय इसकी कोशिश शुरू हुई थी। 2010 में इसका एक प्रपोजल सामने, 2 ड्राफ्ट लाए गए थे कि ट्राई के मॉडल पर बनाया जाए या जो प्रसार भारती है उसके मॉडल पर एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन बनाया जाए। लेकिन वो उनके जाने के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से मंत्रालय के ठंडे बस्ते में चला गया। नीतिगत मसले कुल मिला के आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है, जो विकास की ग्रोथ रेट जो बिल्कुल 2% के से भी आज के ताजा आंकड़ों में नीचे जा रही है, उससे ये नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में जो यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह के असली मुद्दा ये कि कुछ ऐसी बाधाएं पैदा जानबूझकर की गई जिसके कारण ये सब गड़बड़ हुई, लापरवाही हुई। देखिए, एक उसमें बात सिंपल सी ये है कि चाहे वो पर्यावरण का मसला हो, भूमि अधिग्रहण का मसला हो, सरकार के स्तर पर जिस तरह की सफाई होनी चाहिए थी नीतियों के मामले में और उसको इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस में, हुआ ये कि इन्हीं 10 सालों में आपने देखा होगा कि इस सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म का भी आरोप लगा कि अपने लोगों को जिस तरह का समर्थन उनको दिया गया और जिनको मिलना चाहिए था, जिनको ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इसी सरकार के दौर में यह भी देखा गया कि जिस तरह से पर्यावरण की धज्जियां उड़ा करके, जैसे बेल्लारी के खानों के बारे में देखिए, बहुत सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो ये जो हालात थे, उन हालात में जिस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से एक आप देखिए सेज की जितनी परियोजनाएं लेंगी, सेज को माना गया कि एक तरह से वो प्रॉपर्टी के लिए एक तरह के बिल्डर्स की लॉबी ने जिस तरह से बड़े पैमाने पर जमीनों को एक्वायर करना शुरू किया, अपनी जगह एक फ्रॉड था। उस फ्रॉड
को एक तरह से, जिस तरह से पर्यावरण के मामले में भी जिस तरह की मंजूरियां दी गई, हर राज्य में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। ये आनंद जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।